तो वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे स्केलर वेक्टर फंक्शन क्या होता है, डेल फंक्शन मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर, उसके साथ ही ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है वो देखेंगे। बट ये स्टडी करने से पहले थोड़ा वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर की थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो वेक्टर का बेसिक लेते हैं। आई होप आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बट मैं क्विक रिकैप ले रहा हूँ जिसका मुझे यूज़ होगा सामने। वो सबसे पहले पता है कि वेक्टर क्या होता है। कोई भी सपोज एक्स और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है x1, y1, तो ओरिजिन से जो उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं उसे कहेंगे वो मतलब ओ पी, ये वेक्टर हो जाएगा। तो ओ पी वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई रहेगा, वाई के अलॉन्ग जे रहेगा, कि एक्स मतलब जेड एक्सिस रहेगा उसके अलॉन्ग के रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। कोई भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ए वेक्टर दिया है, कितना 2i + 3j दिया है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि 2i + 3j। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a² मतलब 2² + 3², यानी कि 2² 4 और 3² 9 13, तो 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप विच इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑलवेज 1। ये सेकेंड बात। थर्ड पॉइंट मेरा ध्यान में रखना कि अगर मुझे कोई वेक्टर दिया रहा, कुछ ए वेक्टर दिया रहा और कहा गया है कि ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करो अलॉन्ग विथ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू निकलनी है अलॉन्ग विथ बी वेक्टर। तो कैसे, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, समझा। ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने के एग्जांपल से समझते हैं, बेटर क्लियर होगा। तो ए वेक्टर दिया है 2i + 3j और मेरा कोई बी वेक्टर दिया है सपोज 3i + 2j, कन्फ्यूज मत बना, 2 3 3 2 वॉट एवर। तो ए वेक्टर की वैल्यू मुझे बी वेक्टर के अलॉन्ग फाइंड करनी है। सपोज अगर मैंने कंसिडर किया कि ए वेक्टर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर सपोज किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मैग्नीट्यूड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर डायरेक्शन ये बी वेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर तो 2i + 3 एज इट इज़ है, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी के यूनिट वेक्टर से, मतलब कि जो बी वेक्टर रहेगा डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से बी ए वेक्टर अलॉन्ग विथ बी वेक्टर के मतलब बी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या वैल्यू होंगे वो फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, बी वेक्टर का 3i + 2j, सो 2i + 3j, और ये लिखेंगे 3i + 2j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √13। सॉल्व करेंगे एंड गेट आंसर। एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ तो और एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल दिया है कि सपोज XY प्लेन में कोई पॉइंट दिया है 2, 3, तो जो OP से जो पॉइंट कनेक्ट करेंगे, इस OP का वेक्टर क्या हो गया मेरा, 2i + 3j। तो मुझे फाइंड क्या करना है कि OP वेक्टर की वैल्यू अलॉन्ग विथ x डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, OP जो होगा और उसके बाद 2i + 3j को x एक्सिस के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक x एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है, आई कैप मतलब आई कैप + 0j कैप लिखा है यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2, यानी मतलब क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग x की कितनी वैल्यू है, 2, यह 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो वही लिखा है मैंने कि x एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट इस वेक्टर की कितनी वैल्यू है, 2। यही दिया है यहाँ पे वैसे कि किसी वेक्टर के अलॉन्ग मुझे वैल्यू निकलनी है तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके डायरेक्शन रहेगी, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग इस वेक्टर की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे। इस तरीके से डायरेक्शन के अलॉन्ग कैसे निकालने को पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर दिए i + j और दूसरा दिया -i + 2j। तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, i के कोएफिशिएंट्स i से मल्टीप्लाई करते हैं, j के कोएफिशिएंट j मतलब k के साथ, तो -1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ -1। मतलब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मुझे स्केलर देता है। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर दो वेक्टर दिए मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा वेयर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर का फॉर्मूला रहेगा। तो अगर इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 रही, मतलब कि 0 कब होगी, मैग्नीट्यूड तो कभी 0 नहीं हो सकता वेक्टर का, तो जो cos थीटा 0 होगा, तो cos थीटा 0 कितने पे होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि अगर ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, मतलब कि दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। मतलब इफ़ अगर टू वेक्टर्स आर
टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। या मैं कह सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं मतलब कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मुझे दोनों जो है दोनों वेक्टर होना चाहिए। किसी भी वेक्टर और एक स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, नहीं कर सकते हम। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मुझे दोनों वेक्टर होने ज़रूरी है। ए वेक्टर सपोज दिया रहा मेरे पास i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया रहा सपोज माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट i j k, ये 1 2 3 और यहाँ पे -1 2 और 3, ये 1 1 3। मतलब आई जे के कोफिशिएंट फर्स्ट इसमें सेकेंड रो में, और बी वेक्टर के कोफिशिएंट आई जे के थर्ड रो में। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, गेट द आंसर, ये आपको पता होगा मे भी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड करना था, फॉर्मूला क्या था कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन यूनिट कैप। तो ये तो पता होगा आपको फॉर्मूला, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर, ये क्यों लिखा है अभी ये पता चलेगा। हमने जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जो डायरेक्शन वाला पॉइंट पता ना, अलॉन्ग विथ ए बी, मतलब कोई ए वेक्टर दिया उसके अलॉन्ग बी वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, बी वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन क्या रहेगी ए वेक्टर की, वो तो उसका यूज़ करना है यहाँ पे। मुझे ये पता है कि कोई भी प्लेन में अगर ए वेक्टर दिया रहा और बी वेक्टर दिया रहा तो ए क्रॉस बी वेक्टर, अभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आया जो था वो मेरा स्केलर था, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं था। बट अगर दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इसके पास मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता चल गया, कोई क्वांटिटी रहेगी, ये भी क्वांटिटी रहेगी, साइन थीटा भी कोई एंगल है, कोई वैल्यू रहेगी, ये तो पूरी क्वांटिटी हो गई। बट इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, तो डायरेक्शन डिसाइड करता है ये एन यूनिट कैप। तो कोई ए और दो मतलब कोई दो वेक्टर रहे एक प्लेन में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। मतलब कि बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा और ए को भी परपेंडिकुलर रहेगी। किसकी वैल्यू है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो ये और ये तीनों ने मैग्नीट्यूड तो डिसाइड कर ली, डायरेक्शन को डिसाइड करेगा, डायरेक्शन डिसाइड करेगा एन यूनिट वेक्टर, इसलिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी जो वैल्यू देगा वो एक वेक्टर रहेगा, तो मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन ये देगा, इसके अलॉन्ग इस वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। तो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है कि जो ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसके अलॉन्ग मुझे एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए, जो कि कितनी आएगी, ए क्रॉस बी, और डिवाइड में किससे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसमें ये होती है। तो ये रहा, और कुछ सपोज दिया रहा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 है, ये 0 नहीं होगा, तो साइन थीटा 0 होना है। तो साइन थीटा अगर 0 रहा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मे बी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि इफ़ दो वेक्टर दिए रहे मेरे पास, ये ए वेक्टर और दूसरा इसी के अलॉन्ग है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, देन क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर बिकम इक्वल टू 0। और एक वेक्टर एक ही लाइन में ए वेक्टर इधर दिया और बी वेक्टर इधर दिया है, दोनों के बीच का एंगल कितना है इसमें 180 डिग्री, तो भी बोलेंगे कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये कुछ बेसिक था वेक्टर का, जिसमें हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, अलॉन्ग विद डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है वो देखा। तो ठीक है, अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, अब इस टॉपिक में सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ स्केलर फंक्शन। नाम से दिखाई दे रहा होगा कि स्केलर मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और फंक्शन मतलब कोई फंक्शन होगा। तो एक फंक्शन कंसिडर किया कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, तो ऐसा, या फिर इसे फाई कंसिडर कर सकते हैं, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कुछ भी फंक्शन का नाम दिया है, बट बेसिकली फाई यूज़ करते तो फाई यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो फाई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, और इन 3 वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद भी अगर मुझे सिर्फ एक स्केलर ही मिला, या फिर इन तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ स्केलर ही मिलता है, ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम स्केलर फंक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगी, इट हैज़ नो डायरेक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, कोई फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। मुझे पता चला कि एट एक्स वाई जेड किस पॉइंट पे 0 1 और 2 पे फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई 1 स्क्वायर इंटू 2, जेड की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आंसर आ गया। तो जो आया है वो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर के आई जे के कोई यूनिट वेक्टर है क्या, मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड दिया है, मतलब इट हैज़ नो डायरेक्शन। जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा, कोई भी पॉइंट पुट करो, इसका आंसर हमेशा मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि हमेशा स्केलर ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को जिसके फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा स्केलर की ही वैल्यू मिलेगी, ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम स्केलर फंक्शन। अब सेम इसके उल्टा
पता चलेगा कि क्या होगा इसके उल्टा, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन को भी फाई से डिनोट करते हैं। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, फाई स्केलर फंक्शन के लिए, फाई वेक्टर फंक्शन के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्केलर फंक्शन का है कि कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर सिर्फ स्केलर मिलेगा। वेक्टर फंक्शन अगर यही कंसिडर किया तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मुझे वेक्टर ही मिलना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स वाई जेड, सपोज एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस 2z के कैप, ये मेरा कोई फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन दिया है। इसमें अगर 1, 2, 3 पे वैल्यू निकलने तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 4j प्लस 6k। एक्स वाई जेड की 1, 2, 3 वैल्यू पुट की मैंने। ये जो वैल्यू, जो फाइनल आंसर है वो क्या है, एक वेक्टर है। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड का जिसकी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा। ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम वेक्टर फंक्शन। ऑब्वियसली बात है कि स्केलर फंक्शन में कोई आई जे के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, मतलब आई जे के टर्म्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे वेक्टर का आंसर आना तो हमेशा आई जे के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस होना ज़रूरी है। तो इस तरह से होता है वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन। तो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि स्केलर फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन क्या है। स्केलर फंक्शन के लिए भी हम फाई का यूज़ करेंगे, वेक्टर फंक्शन के लिए भी हम फाई का यूज़ करेंगे। बट वहाँ पे मेंशन क्या रहेगा कि वेक्टर की फाई इट ट्रीटेड एज अ वेक्टर फंक्शन, फाई इज़ अ वेक्टर फंक्शन और फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं हम, उस अकॉर्डिंग फाई को स्केलर फंक्शन या फिर फाई को वेक्टर फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो अब देखते हैं हम थर्ड, जो मतलब कि ये होने के बाद एक पॉइंट आता है, क्या है कि एक डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, इसी का ही नाम क्या है, वेक्टर, इसी का ही एक नाम है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इससे डिनोट करते हैं उल्टा ट्रायंगल, तो इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं। इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है कि डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो सबसे पहले समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कोई 2 अगर कंसिडर किया, तो इंटीग्रेशन में 2 अगर डालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2x प्लस c। डेरिवेटिव में अगर 2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फैक्टोरियल में 2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। गाँव फंक्शन में 2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब कि इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन, क्या गामा फंक्शन, ये अलग अलग ऑपरेटर है जिसमें 2 की वैल्यू डालने के बाद अलग अलग आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो ऐसे ही एक डेल ऑपरेटर है जो सिर्फ किसी फंक्शन को, जो फंक्शन में भी क्या हो सकता है, वो में भी स्केलर फंक्शन हो सकता है या मे भी वेक्टर फंक्शन हो सकता है, उन स्केलर और वेक्टर फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बाद अलग अलग आउटपुट देगा मुझे। तो ऐसा होता है एक डेल ऑपरेटर। इसमें जो ब्लैंक है, जिसमें हम मतलब कि कोई फंक्शन रहेगा, मे बी स्केलर फंक्शन हो सकता है, वेक्टर फंक्शन हो सकता है, तो इट्स अ डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर ये एक वेक्टर है, इसमें सिर्फ जो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल वाई, ये छोड़ने के बाद ये बट आई जे के टर्म में इक्वेशन है, मतलब कि इट्स अ वेक्टर। तो इतना पता होना चाहिए कि वेक्टर के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई में हो रहा है या वेक्टर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो स्केलर के साथ सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होगा। किसी वेक्टर का स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और अगर कोई वेक्टर फंक्शन होगा तो डेल ऑपरेटर के साथ उस वेक्टर का, तो मतलब कोई सपोज फाई ही वेक्टर का, तो डेल क्रॉस फाई हो सकता है और डेल डॉट फाई भी पॉसिबल है। वेक्टर होंगे तो दोनों, कि डेल तो मेरा वेक्टर है और फाई अगर वेक्टर फंक्शन रहा तो उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है। बट अगर एक स्केलर रहा तो स्केलर के साथ अगर फाई इट्स स्केलर, यहाँ पे फाई को स्केलर कंसिडर करा तो डेल डॉट फाई पॉसिबल है, बट डेल क्रॉस फाई पॉसिबल नहीं है व्हेन फाई इज अ स्केलर फंक्शन। तो वो बाद में देखते टॉपिक, बट ये डेल ऑपरेटर समझ में आना चाहिए। कि एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं और डेल को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। सपोज कोई स्केलर दिया रहा है, इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब वाई, ठीक है। उसके साथ फाइंड करो कि डेल डॉट फाई की वैल्यू पूछिए मुझे, तो कैसे होगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, और डॉट फाई की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब इंटू वाई, ठीक है। तो ये तो स्केलर है, तो स्केलर डायरेक्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, पता है मुझे। मल्टीप्लाई होता है इस फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, डेल एक्स क्यूब वाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एक्स क्यूब वाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल एक्स क्यूब वाई बाय डेल जेड के कैप, वेयर एक्स में पार्शियल डेल कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस इसका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब जे कैप, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ये फंक्शन में भी हो सकता है स्केलर फंक्शन और मे भी वेक्टर फंक्शन, इसी फंक्शन के लिए ऐसे इस तरीके से डेल ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो ये डेल ऑपरेटर नथिंग बट व्हाट इज़ अ वेक्टर। तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पॉसिबल है। तो इस हिसाब से कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ नोटेशंस रहेंगे नए, वो हम देखेंगे। तो अभी एक टेबल बनाता हूँ मैं, और टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तो मेरे पास एक डेल फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू क्या है, डेल एक्स बाय आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप। और मेरे पास 2 फंक्शन होते हैं, कौन से, फाई और ये फाई। सपोज से फाई 1 फाई को कंसिडर करते हैं, इट्स अ स्केलर फंक्शन और इट्स अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर कुछ भी हो, इतना पता है कि डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो अभी मैं कुछ कंडीशंस देखता हूँ। एक टेबल है, याद रखना हमेशा कि मेरे पास कौन से एक तो डेल ऑपरेटर है और एक स्केलर फंक्शन है और एक मेरे पास वेक्टर फंक्शन है जो कि phi2 कंसिडर किया, इसे हमने phi1 कंसिडर किया। ठीक है, अब डेल ऑपरेटर भले ही कोई ऑपरेटर हो बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये डॉट और ये क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये वेक्टर, ये स्केलर, वेक्टर और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, कर सकते हैं हम, कंडीशंस बन सकती है इसके भी। एक वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, और वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो कह सकते हैं कि देयर आर 3 कंडीशंस मेन जिस पे हम इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो वेक्टर डेल ऑपरेटर जो वेक्टर के साथ वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या फिर वेक्टर के जो स्केलर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इनके हर कंडीशंस को, ये 1 2 3 ना, हर कंडीशंस को कुछ ना कुछ नाम दिया गया, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ नेमिंग किया गया अलग से। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल हम वेक्टर डेल ऑपरेटर के साथ स्केलर अगर कोई रहा, उसका डॉट प्रोडक्ट रहा, तो क्या कंडीशंस आएंगे वो देखेंगे, क्योंकि वेक्टर स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ स्केलर फंक्शन के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो देखेंगे, वेक्टर फंक्शन की कैसा पॉसिबिलिटी बनेगी वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले पर टेबल याद रखना, एट द एंड यही टेबल फिर से रिपीट करूँगा मैं, जब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा जब। तो टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, यही कंपैरेटिव स्टडी कैसे करना वही जहाँ से पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट में कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा होगा, वेक्टर के साथ बाद में देखेंगे। तो मेरा डेल ऑपरेटर रहा, इट्स ऑफ फाई कोई है मेरा स्केलर फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं कि फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन। मैं वेक्टर के लिए भी फाई वेक्टर फंक्शन रहा, फिर भी फाई ही डिनोट करूँगा, बट वहाँ बोलूँगा कि फाई इज़ अ वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे फाई एज अ स्केलर फंक्शन यूज़ किएगा। तो डेल ऑपरेटर के साथ फाई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। नाम याद रखना, अगर किसी डेल ऑपरेटर को फाई किसी स्केलर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, से हम ग्रेड फाई के नाम से भी डिनोट करते हैं। इसका ही मतलब क्या हो गया, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, पूरे डॉट कोई स्केलर फंक्शन फाई। तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ऑफ डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ऑफ डेल जेड के कैप। किसकी वैल्यू गई, डेल डॉट फाई की वैल्यू, या ही कह सकते हैं हम ग्रेड फाई की वैल्यू। तो ये इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। अगर कहीं कह दिया मुझे कि ग्रेड फाई का ही मतलब क्या था, ग्रेड फाई का मतलब क्या, किसी डेल ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट। तो कोई एग्जांपल से समझते हैं क्विक एकदम शॉर्टली कि कोई फाई स्केलर फंक्शन दिया है x³ प्लस y², तो इसका डेल फाई, या फिर कहेंगे ग्रेड फाई की वैल्यू निकालो, ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू निकालो, क्या सिंपली डेल एक्स ऑफ फाई कैप डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल जेड ऑफ के कैप। ये तो मैंने डेल ऑपरेटर लिख दिया, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाई क्या है x³ प्लस y²। अब इट्स स्केलर फंक्शन तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल x³ प्लस y² आई कैप प्लस डेल x³ प्लस y² डेल वाई जे कैप, और के कैप की तो टर्म ही नहीं है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लिखता नहीं मैं। ठीक है, तो एक्स रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3x² आई कैप, वाई के रिस्पेक्ट में 2y इंटू जे कैप। तो यहाँ से मुझे ग्रेड फाई की इस तरीके से वैल्यू मैंने फाइंड की। तो अगर डेल ऑपरेटर कहते हैं स्केलर फंक्शन डॉट प्रोडक्ट में रहा तो उसे कहेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ फाई या फिर ग्रेड फाई को इस तरीके से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आगे। देन कहते हैं मेरा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, और ये फाई मेरा अगर एक स्केलर फंक्शन था तो ग्रेड फाई मतलब ही क्या होता है डेल डॉट फाई। ठीक है, इतना तो मुझे पता था। तो कुछ नोट्स देखेंगे, तो फर्स्ट नोट मेरा है कि ये ग्रेड फाई जो हम दिखाई दे रहा है डेल डॉट फाई, इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है मुझे कि जो डेल डॉट फाई होगा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, इट्स आवर फर्स्ट नोट, वेक्टर है और एक स्केलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा, तो ग्रेड फाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड सपोज इस प्लेन पे कोई स्केलर फंक्शन दिया है, तो स्केलर फंक्शन जो इस प्लेन पे रहेगा उस प्लेन का एक मतलब उस रीजन ऑफ स्पेस को क्या कहेंगे हम, स्केलर फील्ड। इसका इक्वेशन रहेगा फाई ऑफ x, y, z बिकम इक्वल टू c। तो अगर मैंने इस फाई का जो फाई मेरा जो स्केलर फंक्शन रहेगा x, y, z, इसका टोटल डिफरेंशिएशन लेना रहा, मतलब कि डी फाई की वैल्यू लेनी चाहिए। तो उस डी फाई की क्या वैल्यू आएगी, डी फाई की क्या वैल्यू आएगी, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है,
तो ये डेल फाई को मैं इन दोनों को स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे, जैसे डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिखा है तो उसे स्प्लिट कर दिया मैंने दो वेक्टर के टर्म में। तो ये किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू डेल फाई की है, हमने अभी पढ़ा था। फाई स्केलर फंक्शन है कोई तो भी, और ये डेल ऑपरेटर है तो डेल फाई की वैल्यू गई है। डॉट ये कोई डी आर पोजिशन वेक्टर के लिए उसकी डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू है, तो ये डॉट डी आर वेक्टर। तो टोटल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी फाई किसी स्केलर फंक्शन के टोटल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू होगी डेल फाई इंटू डी आर, जो पोजीशन वेक्टर होगा वो। तो ये टोटल डिफ्रेंशिएशन की टर्म में एक पॉइंट है नोट करके। थर्ड कि कोई भी अगर स्केलर फील्ड रहा जिसका इक्वेशन फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिकम इक्वल टू सी रहा, और मैंने अगर डेल फाई की वैल्यू निकाली तो ऑब्वियसली डेल फाई इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो कैसे भी निकाल लेंगे हम, बट डायरेक्शन क्या रहेगी डेल फाई की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू दैट रीजन ऑफ स्पेस। मतलब कि डेल फाई की डायरेक्शन ये रहेगी परपेंडिकुलर टू द रीजन ऑफ स्पेस, हमेशा याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि डेल फाई की वैल्यू दिया जाए, हमेशा मतलब कुछ ज़रूरत पड़े कि परपेंडिकुलर वेक्टर की, तो डेल फाई की वैल्यू निकाल के हम परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन पे इस रीजन पे मिल सकता है। तो इट्स अ थर्ड पॉइंट कि डेल फाई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस प्लेन को इस रीजन को परपेंडिकुलर रहेगी। इट्स अ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या दिया है कि अगर डेल फाई जो है उस डेल फाई को मुझे किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमने तो स्टार्टिंग में वेक्टर के पॉइंट्स सीखे थे कैसे निकालेंगे, डेल फाई तो एज इट इज़ और ए का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब कि डेल फाई की वैल्यू इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमने इस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड की है। तो इट्स अवर फोर्थ पॉइंट। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट कि सपोज इफ़ एफ एंड जी ये मेरे दो कोई स्केलर फंक्शन दिए हैं, ठीक है, एफ और जी मेरे कोई दो स्केलर फंक्शन दिए हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डेल एफ प्लस माइनस जी, मतलब कि दो फंक्शन प्लस माइनस दो स्केलर फंक्शन प्लस माइनस उसका डेल ऑपरेटर निकालना है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू डेल एफ प्लस माइनस डेल जी ऐसे लिख सकते हैं। इट्स अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि डेल अगर एफ और जी मल्टीप्लाई में दो स्केलर फंक्शन तो उससे हम एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ करके भी लिख सकते हैं, वेयर ये डॉट प्रोडक्ट में होंगे दोनों प्रॉपर्टीज है इसके सारे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डेल ऑपरेटर लगाना है मुझे एफ और जी डिवीजन में रहे तो उसके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं जी डेल एफ प्लस माइनस एफ डेल जी डिवाइड बाय जी स्क्वायर। मतलब कि जो स्केलर फंक्शन रहेगा उससे उसके जी से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे रहेगा वो जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी डिवाइड बाय जी स्क्वायर, वेयर पता है कि जी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा ऑब्वियसली। एंड फोर्थ दिया है कि अगर डेल फाई की वैल्यू जीरो आई तो जीरो कब आएंगी, जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्सिस में, सपोज फाई आई कैप डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप, तो इसकी वैल्यू जीरो कब आ सकते हैं, जब फाई कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन पूरा बाहर आ जाएगा किसी कांस्टेंट के लिए, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट करेंगे डेरिवेट, तो आंसर मेरा डायरेक्ट जीरो आना है। कब, जब फाई इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो दिस आर द फोर प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लस माइनस में रहेंगे तो डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, मल्टीप्लाई में रहेंगे तो एफ डॉट डेल जी प्लस जी डॉट डेल एफ करेंगे, डिवीजन में रहेंगे तो दिस, एंड अगर दोनों ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू जीरो है तो कह सकते हैं कि फाई एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जितना कुछ पढ़ा उस पर एक या दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे सब कुछ क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई वेयर फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट 1, -2, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस जे माइनस 2k, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई मतलब भी ग्रेड फाई की वैल्यू होती है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई मतलब ही होता है ग्रेड फाई। तो सबसे पहले पूछा है कि फाइंड द ग्रेड फाई की वैल्यू निकालनी है मुझे एट दैट पॉइंट किस डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। सबसे पहले मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब कि ग्रेड फाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके डायरेक्शन में क्या वैल्यू होगी वो निकालेंगे। तो ग्रेड फाई की क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी, डेल बाय एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर डेल एक्स आई कैप प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड। तो ये हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ग्रेड फाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स में पार्शियल जेड करेंगे आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस इसके रिस्पेक्ट में 4z स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा सिर्फ, और इधर तो जीरो हो जाएगा ये जे कैप प्लस इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x के कैप, ठीक है, समझ में आया।
तो अभी क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तो वैल्यू निकाल दी, बट किस पॉइंट पे निकालना है, 1, -2, -1। तो ग्रेड फाई की वैल्यू एट 1, -2, -1 इज इक्वल टू कितनी होगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो मैं 2xyz मतलब 2 इंटू 1 इंटू -1 मतलब कि 4 आ जाएगा ये, प्लस 4z² z² की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 तो 4 आ गया, आई कैप प्लस x² z मतलब 1 इंटू z क्या -1 मतलब माइनस ऑफ j प्लस x² y 1² 1 और y मतलब -2 मतलब ये -2 आ गया, प्लस 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1 मतलब कि इतना गया 8 आ गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, जब 4x² का डेरिवेटिव निकला z के इसमें तो यहाँ पे 4 टू 8x इंटू z भी चाहिए था मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो z की भी वैल्यू 8 इंटू x इंटू z 8 इंटू 1 1 सॉरी 8 इंटू 1 8 हो गया और -8 मतलब कि यहाँ कितना आएगा -8 आएगा इंटू k क्या, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कितना आ गई 8 आए -j माइनस ऑफ 8 k क्या, तो ये आ गई मेरी ग्रेड फाई की वैल्यू यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई की वैल्यू। बट ये इतना क्वेश्चन है कि नहीं, इसके बाद क्या इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो ये तो ग्रेड फाई की वैल्यू होगी, इसके रिस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन में वैल्यू निकालने कैसे निकालते हैं, इसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका, तो 2y - j - 2k ये तो वेक्टर हो गया, इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया, डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से 2 स्क्वायर 4 1 4 मतलब 9 हो गया, यानी कि 3 तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया 2/3 आई कैप -1/3 j कैप -2/3 इंटू k कैप। तो ये मेरा ए वेक्टर कंसिडर कर लिया, तो ये एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई, ये ए वेक्टर था तो ये ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे इस ग्रेड फाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो डेल मतलब ग्रेड फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 8i - j - 8k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1/3 2/3i - 1/3j - 2/3k कितना आ जाएगा 8 टू द 16/3 आई कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/3j कैप प्लस 16/3 इंटू के कैप। ये हो गई मेरी ग्रेड फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि ग्रेड फाई की वैल्यू ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम ग्रेड फाई या डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यूज़ करके फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेड फाई मतलब ही डेल डॉट फाई और वेयर फाई इज अ स्केलर फंक्शन, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसे ग्रेड फाई कहेंगे, और फिर ये डेल ऑपरेटर पता होना चाहिए, उसके सबसे हम सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर।